हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा अक्सर ये पूछा जाता है कि जिस तरीके से क्रिमिनल केसेस में चार्जशीट आने के बाद चार्ज फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज का प्रोविज़न होता है, क्या उसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी एक बार केस दाखिल होने के बाद पार्टी अगर कोर्ट में अपीयर हो चुकी है तो क्या उस स्थिति में डिस्चार्ज का कोई प्रोविज़न होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में? क्या मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष इस तरीके की कोई एप्लीकेशन दी जा सकती है कि हमारे खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, हमें इस मामले से उन्मोचित यानी डिस्चार्ज कर दिया जाए? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। हालांकि इससे पहले भी मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट अपने वीडियो में बताया था जो इसी तरीके की सिचुएशन से संबंधित था। आज फिर मैं इसी तरीके के एक बहुत ही शानदार जजमेंट को लेकर के आया हूं इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक हाईकोर्ट के जजमेंट के बारे में जो अभी 4 सितंबर को हुआ है, और उस जजमेंट में बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था दी गई है। इस जजमेंट से उन तमाम लोगों को जिनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते पूरे ससुराल के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस वाइफ के द्वारा कोर्ट में फाइल कर दिया गया है, उन लोगों को अगर वो चाहते हैं कि सालों साल तक उनको न्यायालय में ना दौड़ना पड़े और जेन्युइनली उनको गलत फंसाया गया है, कोई प्रमा फेसाई एविडेंसेस नहीं हैं, तो ज़रूर इस जजमेंट का फ़ायदा लेकर के वो डोमेस्टिक वायलेंस की कार्रवाई को ड्रॉप करा सकते हैं। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में किस तरीके का आदेश पारित किया गया। साथियों, मामला जम्मू कश्मीर का था, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का। एक शादी होती है 2022 में, और शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद दोनों के बीच में दाम्पत्य संबंधों के चलते एक बच्चा पैदा होता है। इसके बाद डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है। पति के द्वारा यह तर्क दिया जाता है न्यायालय में कि जो उसकी पत्नी थी बुजुर्ग माता पिता को परेशान करती थी और माता पिता और परिवार को छोड़ने का दबाव बनाती थी, और परेशान करने के लिए ही झूठे फैक्ट्स के बेसिस पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल कर दिया। साथ ही साथ 498A की FIR भी दर्ज करा दी। पत्नी का यह तर्क दिया जाता है कि उसके पति और ससुराल के लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की जाने लगी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा, उसको और उसकी बच्ची को परेशान करना शुरू कर दिया और ससुराल से निकाल के बाहर कर दिया गया। मजबूरन पत्नी ने 498A की FIR लिखाई और सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस दाखिल किया मजिस्ट्रेट की न्यायालय में। यह पत्नी के द्वारा कहा जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कोर्ट में फाइल किया जाता है मजिस्ट्रेट की न्यायालय में, तो जितने भी अपोजिट पार्टीज यानी ससुराल पक्ष के लोग थे, वो उनको नोटिस जाता है तो वो कोर्ट में आकर के हाजिर नहीं होते, बल्कि मजिस्ट्रेट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के केस में नोटिस जारी करने के ऑर्डर के खिलाफ 482 CRPC के तहत जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में एक मिसलेनियस रिट फाइल करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि हाईकोर्ट के समक्ष क्या आर्गुमेंट होता है और फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके की टिप्पणी की जाती है और क्या आदेश दिया जाता है। साथियों, 482 जो दाखिल की गई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, उसका नंबर है CRM नंबर 125/2023। डॉक्टर तनवीर हसन खान बनाम अंदलीबा रहमान। ये केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है, और अभी 4 सितंबर 2024 को इसमें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा जजमेंट डिलीवर किया गया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के समक्ष जो ससुराल पक्ष के लोगों ने 482 CRPC दाखिल की थी, 2 मुख्य बातें कही जाती हैं। एक तो जो OP नंबर 1 था, उसका तर्क यह था कि जिस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ये केस दाखिल किया गया है, उसके क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत मैंने कभी निवास नहीं किया, लिहाजा यह केस यहाँ पे चलने लायक नहीं है। दूसरा जो तर्क था कि देयर इज नो एनी स्पेसिफिक एलिगेशन, कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, जनरल एलिगेशन है, और डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हुआ इस बात का कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस है ही नहीं। पूरा फर्जी मामला बनाया गया, फैब्रिकेटेड फैक्ट्स के बेसिस पर यह केस फाइल किया गया, और इस केस की कार्रवाई को डिसमिस करने के लिए प्रेयर की जाती है।
दूसरी तरफ जो स्टेट के काउंसिल थे, जो कंप्लेनेंट का काउंसिल था, उनके द्वारा भी अपनी बातें कही जाती हैं। अब दोनों की बातें सुनने के बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक केस ला का जिक्र किया जाता है। कामाक्षी वर्सेज लक्ष्मी नारायण 2022 का मामला था। हालांकि इस केस के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इस केस का हवाला देते हुए और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए थे, उन प्रिंसिपल पर भरोसा करते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा सबसे पहले तो जुरिस्डिक्शन के पॉइंट पे बात की जाती है। जो अपोजिट पार्टी नंबर वन ने कही थी कोर्ट में कि मैं इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कभी रहा नहीं, इसलिए मेरे खिलाफ ये केस फाइल नहीं किया जा सकता, यहाँ पर उसका ट्रायल यहाँ नहीं चल सकता। उस पर कहा जाता है हाई कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन 27 सबसेक्शन वो ए जो है, उसके तहत महिला जहाँ स्थायी या अस्थायी रूप से रह रही है, टेम्परेरी या परमानेंट, वहाँ पर केस फाइल कर सकती है। यानी जो विक्टिम हैं, जो एग्रीव्ड वीमेन हैं, वो जहाँ टेम्परेरी या परमानेंट रह रही है वहाँ पर केस फाइल कर सकती है। तो यह इशू तो अपोजिट पार्टी का नहीं माना गया। दूसरा, जहाँ तक स्पेसिफिक एलिगेशन की बात थी, यह भी आर्गूमेंट में कहा गया कि ये लोग वहाँ पे हाजिर नहीं हुए स्टेट की ओर से और महिला के वकील के द्वारा कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपोजिट पार्टी अपियर नहीं हुए, डायरेक्ट सीआरपीसी में आ गए, जबकि वहाँ पे हाजिर होना चाहिए, जवाब लगाना चाहिए। तो इस पर यह कहा जाता है, सबसे पहले तो हाई कोर्ट के द्वारा यह डिस्कस किया जाता है कि मजिस्ट्रेट कार्रवाई को विड्रॉ कर सकता है कि नहीं। उस पर दो बातें कही जाती हैं। पहली बात कही जाती है कि किसी भी अंतरिम आदेश को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। अगर यह मामला नहीं बनता, यह पाया जाता है कि फर्जी तथ्यों के आधार पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल कर दिया गया, गलत फंसाया गया है, तो मजिस्ट्रेट ना सिर्फ अंतरिम आदेश खत्म कर सकता है, बल्कि पूरे केस की कार्यवाही को भी रद्द कर सकता है। दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि सेक्शन 12 डीवी एक्ट के तहत जो कार्यवाही है, उसको आपराधिक और अभियोजन के बराबर नहीं माना जाएगा। आपराधिक कार्यवाही की तरह नहीं माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश को पारित कर दिया तो वापस नहीं ले सकता, इसको वापस भी ले सकता है। फाइनली कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि आप जाइए, मजिस्ट्रेट के समक्ष इस संबंध में एप्लीकेशन दीजिए, अपना ऑब्जेक्शन फाइल करिए जो आपके खिलाफ केस दाखिल किया गया है, और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट के न्यायालय को 1 महीने के अंदर दोनों पार्टीज को सुन करके उस एप्लीकेशन पे फैसला करने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है। दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि डिस्चार्ज का प्रोविजन है कि नहीं, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो घरेलू हिंसा में डिस्चार्ज का तो कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरह नहीं चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कामाक्षी देवी के मामले में भी ये बात कही थी, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी कामाक्षी देवी केस का हवाला देते हुए ये बात कह दी कि केस फाइल होने के बाद भी, नोटिस जारी करने के बाद भी अपोजिट पार्टी कोर्ट में अपियर होती हैं, अपना जवाब फाइल करती हैं और ऐसे एविडेंसेस देती हैं जिनके बेसिस पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई प्राइमा फेसी एविडेंस है ही नहीं, गलत और फर्जी तथ्यों पे केस दाखिल कर दिया गया, तो कोई अंतरिम आदेश पारित करने के बाद भी मजिस्ट्रेट डोमेस्टिक वायलेंस के केस की कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी घरेलू हिंसा के केस के संबंध में। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।